गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश संश्लेषण, और उस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रकाशिक अभिक्रिया को। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो चरणों में कंप्लीट होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे प्रकाशिक अभिक्रिया को। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईटीसी। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को, या वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड को, या प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड को, जिसमें हमने देखा था कि पर्णहरित का अणु या क्लोरोफिल का अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो कौन सी ग्राही है जहां रन करते हैं या एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या घटना घटित होती है, वो डिस्कस करेंगे हम आज। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पर्णहरित से मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन जब एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाता है, पर्णहरित से मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन जब एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाता है तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब ये जो रिलीज हुई है एनर्जी, इसके साथ दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए, तो ये निर्मुक्त ऊर्जा पर्याप्त होने पर, अगर ये निर्मुक्त ऊर्जा पर्याप्त है, उचित मात्रा में है, तो किसके काम आती है, एटीपी संश्लेषण के काम आती है। किसके काम आती है, एटीपी संश्लेषण के काम। एटीपी क्या है, कोशिकीय ऊर्जा है। ठीक है, जो कहाँ काम आएगी, CO2 के अपचयन में काम आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें क्या करना है, एटीपी और NADPH2, जिसको हम अपचायक शक्ति या स्वांगीकरण शक्ति बोलते हैं, उनका निर्माण होना है। ठीक है, तो अगर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है क्लोरोफिल अणु से वो पर्याप्त है तो किसके काम आती है, एटीपी संश्लेषण के काम आती है, और पर्याप्त न होने पर उष्मा के रूप में निकल जाती है। पर्याप्त न होने पर उष्मा के रूप में निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ बात निकल के आई एटीपी संश्लेषण की। किसकी, एटीपी संश्लेषण की। ठीक है, अब पिछले वीडियो में भी हमने देखा था एटीपी संश्लेषण को क्या कह रहे थे हम, एडीपी से एटीपी बन रहा था, उसको हम क्या कह रहे थे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्या बोल रहे थे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो अगला टॉपिक हमारा आता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको हम प्रकाश फास्फेटीकरण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रकाश फास्फेटीकरण। ठीक है, या इसको बोलते हैं फोटो फास्फोरिलेशन, फोटो फास्फोरिलेशन। ठीक है, तो देखिए, हरित लवक में प्रकाश ऊर्जा को काम में लेने पर, हरित लवक में प्रकाश ऊर्जा को काम में लेने पर एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट से एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बनने की जो क्रिया है वो ही क्या कहलाती है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब प्रकाश फास्फोरिलीकरण की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक थे आर्नन। कौन से, आर्नन वैज्ञानिक थे। तो आर्नन एवं उनके साथियों ने 1954 में प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की। ठीक है बच्चों, अब प्रकाश फास्फोरिलीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो पहले डिस्कस करेंगे हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो पहले डिस्कस करते हैं हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को। किसको, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, इस अभिक्रिया में केवल कौन भाग लेता है, तो इस अभिक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। किसमें, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। क्लियर है, आगे देखो, पीएस फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है, जिसको हमने क्या कहा था, क्लोरोफिल A700 या P700। तो पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है। क्या मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। क्या इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है, अब यह है निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो किससे हुआ, अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, वह इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों में क्या करेगा, रन करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ आएगा, आयरन सल्फर ग्राही में आएगा। ठीक है, उसके बाद फेरिडोक्सिन में आएगा।
फेरिडोक्सिन के बाद साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 के बाद साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F के बाद प्लास्टोसाइनिन में आता है और प्लास्टोसाइनिन से वापस किस में चला जाता है, अभिक्रिया केंद्र में चला जाता है। तो देखिए पहले यहाँ यह निर्मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर ग्राही, पहली ग्राही जो है, उसके बाद फेरिडोक्सिन, उसके बाद साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम F, वह प्लास्टोसाइनिन से होते हुए पुनः P700 में पहुंच जाता है। क्लियर है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के इस चक्रीय अभिगमन के दौरान, इलेक्ट्रॉन के इस चक्रीय अभिगमन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में अभिगमन करता है, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F ग्राही में जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में क्या निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे एडीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F दो ग्राहियों के मध्य में एटीपी का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर पर्याप्त ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्लियर है। आगे देखिए, P700 से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन चक्रीय पथ में अभिगमन करते हुए पुनः कहाँ लौट के आ रहा है, P700 में लौट के आ रहा है। P700 से या अभिक्रिया केंद्र से निर्मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों में चक्कर लगाते हुए अंत में कहाँ लौट के आ रहा है, अभिक्रिया केंद्र में ही लौट के आ रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में समझते हैं हम। ये है हमारा PS फर्स्ट, क्योंकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन भाग लेता है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। तो ये डायग्राम है हमारा PS फर्स्ट का। किसका, PS फर्स्ट का। इसमें देखो, ये जो है अभिक्रिया केंद्र है, ये क्या है, अभिक्रिया केंद्र है। अभिक्रिया केंद्र में कौन है, क्लोरोफिल A700 या P700 है। ठीक है, और इसके आसपास क्या है, ये सहायक वाहक है या एंटीना अणु है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया या फोटोन को अवशोषित किया। अवशोषित करते ही जो अभिक्रिया केंद्र है वो क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। अभिक्रिया केंद्र क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। और उत्तेजित होने के बाद दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिलीज किए या निर्मुक्त किए। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सा ग्राही रिसीव करेगा, तो वो करेगा आयरन सल्फर। कौन सा ग्राही, आयरन सल्फर ग्राही रिसीव करेगा। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन कौन सी ग्राही के पास आएगा, फेरिडोक्सिन के पास आएगा, फेरिडोक्सिन के पास। ठीक है, फेरिडोक्सिन से फिर ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, साइटोक्रोम B6 ग्राही में। कौन सी में, साइटोक्रोम B6 में। ठीक है, और साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, साइटोक्रोम F में। कहाँ, साइटोक्रोम F में। ठीक है, इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आता है, इस दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस कारण से यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद साइटोक्रोम F से ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, प्लास्टोसाइनिन ग्राही के पास आएंगे। कहाँ आएंगे, प्लास्टोसाइनिन ग्राही के पास। ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन से ये दो इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ चले जाएंगे, अभिक्रिया केंद्र में या P700 में चले जाएंगे। ठीक है, तो P700 से निर्मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन एटीपी का निर्माण कर चुका और वापस पुनः कहाँ लौट के आ गया, अभिक्रिया केंद्र में लौट के आ गया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये था चक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।